वृक्ष हो भले खड़े, हो घने हो बड़े, एक पत्र छाह भी मांग मत, कर शपथ अग्निपथ। हेलो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं रीट मेंस के लिए पेपर नंबर 8। पहला प्रश्न, निम्न में से मेवाड़ के किस शासक को छापामार युद्ध पद्धति का जनक माना जाता है? राणा मोकल, राणा चुंडा, राणा हमीर या राणा प्रताप? तो हमारा आंसर क्या होगा? राणा हमीर को छापामार युद्ध पद्धति का जनक माना जाता है। राणा हमीर, हाँ वही राणा हमीर जिन्होंने सिसोदिया शाखा की स्थापना कर दी थी, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने जो रावल शाखा थी वो मतलब अलाउद्दीन खिलजी के समय रावल शाखा का अंत हो गया था। बाद में मेवाड़ में फिर से सिसोदिया शाखा का जो सूत्रपात किया था वो राणा हमीर ने किया था, और इनको इसी कारण विषम घाटी पंचानन और मेवाड़ का उद्धारक की उपाधि दी गई है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? राणा हमीर, ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। आबू के परमार वंश की वंशावली किससे प्रारंभ हुई? उत्पल राज, मिहिर भोज, वत्सराज या नागभट्ट द्वितीय? तो आबू के परमार वंश की वंशावली किससे प्रारंभ हुई? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा उत्पल राज। देखो, आबू के परमार वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? धूमराज जी को। आबू के परमार वंश का संस्थापक धूमराज जी को माना जाता है, लेकिन उनकी वंशावली उत्पल राज से प्रारंभ मानी जाती है। और मालवा के परमारों का मूल स्थान, मालवा के परमार काफी प्रसिद्ध हुए, तो उनका मूल स्थान कहां था? तो आबू से ही उठ के वो मालवा गए थे। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? आबू के परमार वंश की वंशावली किससे प्रारंभ होती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्पल राज से प्रारंभ होती है। किससे प्रारंभ होती है? उत्पल राज जी से प्रारंभ होती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहां से हुई थी? नसीराबाद, एरिनपुरा, नीमच और देवली? देखिए, ये हॉट फेवरेट प्रश्न है, सबको आता है लेकिन परीक्षा में भी आता है, क्योंकि हर परीक्षा में आता है ये प्रश्न। तो कहां से हुई थी क्रांति की शुरुआत? तो ये हुई थी नसीराबाद से। डेट कौन सी थी? डेट थी 28 मई। कौन सी डेट थी? 28 मई। और क्रांति 1857 में हो रही है, तो वो तो सन याद करने वाली तो बात ही नहीं है। तो किसने करी थी शुरू इस क्रांति को? 15वीं नेटिव इन्फेंट्री और 30वीं नेटिव इन्फेंट्री ने इस विद्रोह की शुरुआत करी थी। और दोनों टुकड़ियां वैसे बंगाल से आई थी, और बंगाल में तो विद्रोह शुरू हो गया था, तो मतलब राजस्थान में भी क्रांति की वो मतलब अलग लेके आए थे, एक तरीके से कह सकते हैं। एग्जाम में एक प्रश्न और आता है कि उस समय राजस्थान में कितनी छावनियां थी? तो राजस्थान में उस समय 6 छावनियां थी। कितनी थी? कौन कौन सी? नसीराबाद, एरिनपुरा, नीमच, देवली, ब्यावर और खेरवाड़ा। इस प्रकार 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में 6 छावनियां थी। अगले प्रश्न में चलते हैं। राड़ी लाग किससे संबंधित है? क्या है राड़ी लाग? खाद्यान्न उत्पादन से, कपड़े से, धातु से या नगद धन से? देखो, राड़ी लाग क्या है? एक प्रकार का टैक्स है, लेकिन किस प्रकार का टैक्स है? ये कपड़े के रूप में टैक्स है। कैसे? देखिए, किसान है ना, वो एक गुदड़ा बना के देता था। गुदड़ा क्या होता है? जो राजस्थान के जो लोकल बंदे हैं उन सबको तो पता है गुदड़ा क्या होता है। मतलब पहले, आजकल तो गुदड़े वैसे होते नहीं है, सोड़िया होते हैं या फिर गद्दे होते हैं, लेकिन पहले गुदड़े होते थे। यानी कपड़े से इस प्रकार मतलब एक वस्त्र बनाया जाता था जिसको बिछा के उस पर सोया जाता था, और इस प्रकार के वस्त्र बनाकर मतलब गुदड़ा बनाकर राजा को दिया जाता था, और उसका उपयोग राजा के जो कर्मचारी थे और जागीरदार थे वो उसको उपयोग करते थे। तो राड़ी लाग का संबंध किससे है? तो देखो, कपड़ा ही हो गया ना एक प्रकार से, मतलब एक प्रकार से गद्दा या सोड़िया कह सकते हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं। एकी आंदोलन का संबंध मुख्यतः कौन सी जनजातियों से था? भील और सहरिया, भील और गरासिया, सहरिया और गरासिया, और भील और मीणा? तो हमारा उत्तर क्या होगा? जो एकी आंदोलन है उसका संबंध भील और गरासिया जनजाति से था। कौन सी जनजाति से? भील और गरासिया। देखिए, एकी आंदोलन, इसका सूत्रपात किसने किया था? तो मोतीलाल तेजावत साहब, इन्होंने सूत्रपात किया था इस आंदोलन का। कब? 1921 में। कहां से? तो चित्तौड़ में एक जगह पड़ती है, जगह का नाम है मातृकुंदिया, वहां से उन्होंने इस आंदोलन की शुरुआत करी थी। और इस आंदोलन को उन्होंने कहां पे मतलब वर्णन किया? तो उन्होंने एक डायरी है, उनका पत्र है, एक प्रकार से कह सकते हैं, मेवाड़ पुकार है ना, उसमें उन्होंने इस आंदोलन का जिक्र किया था। तो एक ही आंदोलन का संबंध कौन से
कौन सी जनजाति से है? तो भील और गरासिया से है। और इसका सूत्रपात किसने किया था? तो मोतीलाल तेजावत साहब ने किया था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। नौलखा दरवाजा कहां पे है? रणथंभौर फोर्ट में, सोनारगढ़ में, कुंभलगढ़ में या चित्तौड़गढ़ में? तो नौलखा दरवाजा कहां पे है? तो नौलखा दरवाजा है रणथंभौर फोर्ट में। किसमें? रणथंभौर फोर्ट में नौलखा दरवाजा है। ठीक है, राजस्थान के मुख्य मुख्य दरवाजे देख लेते हैं। देखो जो सोनारगढ़ दुर्ग है जैसलमेर वाला, उसमें दरवाजा एक का नाम है अक्षय पोल, एक का नाम है गणेश पोल, है ना। तो अक्षय पोल और गणेश पोल का संबंध कौन से किले से है? तो ये सोनारगढ़ से। अगर प्रश्न आए आरेट पोल, हनुमान पोल और विजय पोल, इसका संबंध कौन से किले से है? तो आरेट, आरेट अलग लग रहा है ना थोड़ा सा, तो आरेट, हनुमान और विजय पोल ये तीनों दरवाजे कुंभलगढ़ किले में। किस किले में? कुंभलगढ़ के किले में। और पाटन पोल, भैरव पोल और लक्ष्मण पोल, देखो एग्जाम में प्रश्न भी आया था। तो पाटन पोल के समीप किसकी समाधि बनी हुई है? तो रावत बाघ सिंह है, जो देवलिया के ठाकुर थे, उनकी समाधि पाटन पोल के पास बनी हुई है ना। तो जो सीईटी में आया था शायद ये प्रश्न। तो पाटन पोल का संबंध कौन से किले से है? तो ये चित्तौड़गढ़ किले से। कौन से किले से? चित्तौड़गढ़ से। लेकिन भैरव पोल का संबंध ये भी चित्तौड़गढ़ से, और लक्ष्मण पोल का संबंध भी चित्तौड़गढ़ किले से। वैसे लक्ष्मण पोल, राम पोल, ये तो बहुत सारे, लगभग सारे किलों में लक्ष्मण पोल, राम पोल और नाम के दरवाजे मिल जाएंगे। लेकिन पाटन पोल, भैरव पोल, लक्ष्मण पोल ऐसे कॉम्बिनेशन नहीं मिलेंगे आपको। तो पाटन पोल, भैरव पोल लेते चित्तौड़ फोर्ट में ही है। वैसे ही कुंभलगढ़ में आरेट पोल स्पेशल है। वैसे ही सोनारगढ़ में अक्षय पोल और गणेश पोल दरवाजे हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते। अच्छा एक बात बताओ, इसका नाम पाटन पोल क्यों पड़ा? क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि किसी समय वर्षा के कारण बहते हुए एक भैंसा वहां पे आ गया था, है ना। भैंसे को मारवाड़ी में क्या कहते हैं? पाटा कहते हैं। तो उस दरवाजे का नाम क्या कर दिया? पाटन पोल कर दिया। अगले प्रश्न में चलते हैं। बंजारों की छतरी कहां पर है? दौसा में, अलवर में, भीलवाड़ा में या अजमेर में? तो बंजारों की छतरी है ना, वो दौसा जिले में। कहां पे है बंजारों की छतरी? दौसा जिले में बंजारों की छतरी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, दौसा इसका आंसर हो जाएगा, है ना। और दौसा में भी कहां पे है? तो लालसोट नाम की जगह है दौसा में, वहां पे बंजारों की छतरी है। तो बंजारों की छतरी दौसा। बंजारों की छतरी कहां पे है? दौसा में। संतोष बावड़ा जी की छतरी कहां पे है? तो संतोष बावड़ा इनकी छतरी है पुष्कर अजमेर में। कहां पे है संतोष बावड़ा की छतरी? मतलब इनकी छतरी पुष्कर अजमेर में है। राणा सांगा की छतरी आप सबको विदित है, मांडलगढ़ भीलवाड़ा में राणा सांगा की छतरी है। और एक खंबे की छतरी ये रणथंभौर सवाई माधोपुर में एक खंबे की छतरी है। अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्न में से कमर का आभूषण नहीं है, यानी बाकी तीन है वो कमर के आभूषण है, लेकिन इनमें से कौन सा नहीं है? तो मेखला, झूला, रखन और पंसारी। तो इसका आंसर क्या होगा? तो मेखला, झूला और पंसारी है, ये कमर के आभूषण है। लेकिन रखन कहाँ का आभूषण है? रखन चौप, बताओ कहाँ का आभूषण है? कमेंट बॉक्स में लिखो। एलपी टेस्टिटोरी ने राजस्थानी भाषा के कितने प्रकार बताए हैं? एलपी टेस्टिटोरी साहब ने राजस्थानी भाषा का वर्गीकरण किया तो मोटा मोटी सबसे पहले उन्होंने कितने भाग बताए इसके? 2, 4, 3 या 1? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, यानी उन्होंने राजस्थानी भाषा के 2 प्रकार बताए हैं। कौन कौन से प्रकार बताए? एक तो पश्चिमी राजस्थानी और दूसरा क्या है? पूर्वी राजस्थानी। अच्छा, पश्चिमी राजस्थानी के कौन कौन से भाग है? तो मारवाड़ी, बीकानेरी, खेराड़ी और गोडवाड़ी। कौन कौन से है पश्चिमी राजस्थान में? मारवाड़ी, बीकानेरी, खेराड़ी और गोडवाड़ी, ये तो पश्चिमी राजस्थान के भाग है। अब पूर्वी राजस्थानी में कौन कौन सी आती है? तो हाड़ौती, ढूंढाड़ी, तोरावाटी और नागरचोल, ये भाषाएं पूर्वी राजस्थानी में आती है। एक बार फिर से देखते हैं, पश्चिमी कौन सी आती है आप बताओ? मारवाड़ी, बीकानेरी, खेराड़ी और गोडवाड़ी। और पूर्वी राजस्थानी में हाड़ौती, ढूंढाड़ी, तोरावाटी और नागरचोल। इस प्रकार टेस्टिटोरी साहब ने राजस्थान की भाषाओं को मुख्य रूप से 2 भागों में पश्चिमी और पूर्वी राजस्थान में बांटा है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कवि राजा श्यामल दास मेवाड़ के किस महाराणा के दरबारी विद्वान थे? राणा सांगा के, राणा कुंभा के, सज्जन सिंह के या जगत सिंह के? तो इसका आंसर क्या होगा? जो श्यामल दास ददवाड़िया साहब है वो सज्जन सिंह के दरबारी विद्वान थे। किसके दरबारी विद्वान थे? श्यामल दास जी ये सज्जन सिंह जी के दरबारी विद्वान थे। और श्यामल दास जी की रचना तो वीर विनोद नाम की इन्होंने ग्रंथ की रचना की है। कौन से ग्रंथ की? वीर विनोद नाम का जो ग्रंथ है इसकी रचना किसने करी है? तो कवि राजा श्यामल दास ददिवाड़िया साहब ने वीर विनोद नाम के ग्रंथ की रचना करी है। अगले प्रश्न में चलते हैं। देव नारायण जी की फड़ बांचते समय कौन सा वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? यानी देवनारायण जी की फड़ बांच रहे हैं उस समय कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है?
रावणहत्था, जंतर, सुरिंदा या सतारा। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, यानी जो जंतर वाद्य यंत्र है ना वो देवनारायण जी की फड़ बांचते समय बजाया जाता है। कौन सा वाद्य यंत्र? जंतर वाद्य यंत्र देवनारायण जी की फड़ बांचते हुए बजाया जाता है। और किसके द्वारा ये किया जाता है? तो गुज्जर जाति के भोपों के द्वारा ये फड़ बांची जाती है। और एक उक्ति भी प्रचलित है, 100 मंत्र 1 जंतर, ये भी इसी देवनारायण जी की फड़ के संदर्भ में ही प्रचलित है। और ये किस प्रकार का वाद्य यंत्र होता है? तो इसकी डांड बांस की बनी होती है। किसकी बनी होती है? जो इसकी जंतर वाद्य यंत्र है, इसकी डांड किस प्रकार बनी होती है? बांस की बनी होती है। ठीक है। और इस पर विशेष पशु की खाल से 22 पर्दे मोम के चिपकाए जाते हैं। और कभी कभी ये खाल के मगरमच्छ की खाल के भी होते हैं। मतलब वैसे तो कोई अलग पशु की खाल के बनते हैं, लेकिन मगरमच्छ की खाल के भी लगाए जाते हैं इसके ऊपर। और पर्दों के ऊपर 5 या 6 तार लगे होते हैं। तारों को हाथ की अंगुली और अंगूठों से इस आधार पर आघात करके बजाया जाता है। ये ताल भी उसी ध्वनि में ध्वनित होने लगते हैं। तो एक बार देख लेते हैं कि ये जंतर है क्या, क्योंकि क्या कह रहे हैं? 100 मंत्र और 1 जंतर, यानी 100 मंत्र बोल लो और एक बार जंतर बजा लो, बराबर फल मिलता है। तो देख लेते हैं। तो ये हमारे सामने जो वाद्य यंत्र दिख रहा है कौन सा है? तो जंतर वाद्य यंत्र है। ठीक है ना, ये जंतर वाद्य यंत्र है। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। चरी नृत्य कहाँ का फेमस है? मांडलगढ़ का, भीनमाल का, किशनगढ़ का या गलियाकोट का? तो चरी नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? तो जो किशनगढ़ है वहां का चरी नृत्य बहुत ही प्रसिद्ध है। और यह नृत्य मुख्य रूप से जो गुर्जर जाति है उनके मध्य फेमस नृत्य है। कौन सी जनजाति के मध्य? कौन सी जाति के मध्य? गुर्जर जाति के मध्य। और इसमें कलाकार क्या करते हैं? सर पे चरी रख लेंगे। चरी नृत्य तो हमें वैसे भी पता है कि चरी सर पे रख के डांस करेंगे। और चरी के ऊपर क्या करेंगे? कपास के तेल में दीपक जलाकर बाद में नृत्य करते हैं। और बहुत ही शानदार दृश्य होता है। फल्गुबाई जी है वो चरी नृत्य की प्रमुख नृत्यांगना है। तो फल्गुबाई जी का संबंध कौन से नृत्य से है? तो फल्गुबाई जी का संबंध है वो चरी नृत्य से। कौन से नृत्य से? चरी नृत्य से। अगले प्रश्न में चलते हैं। मालखेत की पहाड़ियां कहाँ पे है? सीकर में, जयपुर में, बीकानेर में या अलवर में? तो मालखेत की पहाड़ियां अपने सीकर जिले में। कहां पे है मालखेत की पहाड़ियां? अपने सीकर जिले में मालखेत की पहाड़ियां हैं। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। हाल ही में सांबर झील में प्रवासी पक्षियों की बड़ी संख्या में मृत्यु हो गई। सांबर झील में जो प्रवासी पक्षी आते हैं, सांबर झील तो रामसर वेटलैंड भी है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे प्रवासी पक्षी आएंगे बहुत सारे। लेकिन ये चर्चाओं में रही क्योंकि बहुत सारे पक्षी की मृत्यु होगी। अब इसकी मृत्यु कौन से जीवाणु के कारण हो रही है? इन पक्षियों की मृत्यु कौन से जीवाणु के कारण हो रही है, ये हमारे सामने प्रश्न है। तो H1N1 के कारण, या फिर एवियम बेटुलिज्म के कारण, या H1N5 के कारण, या रूबियोला के कारण? तो इसका आंसर क्या होगा? तो सांबर झील के जो प्रवासी पक्षी है वो एवियम बेटुलिज्म नाम के जीवाणु के कारण मृत्यु का ग्रास बन रहे हैं। कौन से जीवाणु का नाम है? एवियम बोटुलिज्म नाम के जीवाणु के कारण, एवियम बोटुलिज्म। ठीक है, ये याद रखना हमें। और देखो H1N1 वायरस, ये भी आपने बहुत सुना होगा क्योंकि ये स्वाइन फ्लू का वायरस था। किसका वायरस था? स्वाइन फ्लू का वायरस था। फिर बाद में बर्ड फ्लू का नाम भी सुना होगा। तो इसके लिए कौन सा वायरस था? तो H1N5 नाम का जो वायरस है वो बर्ड फ्लू से संबंधित वायरस है। ठीक है ना, H1N1 स्वाइन फ्लू, H1N5 ये बर्ड फ्लू का वायरस है। और सांबर झील में जो प्रवासी पक्षियों की मृत्यु हो रही है उसके लिए जो जीवाणु जिम्मेदार है वो है एवियम बोटुलिज्म। एवियम बोटुलिज्म। राष्ट्रीय मरु उद्यान से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है? राष्ट्रीय मरु उद्यान कहां कहां फैला हुआ है? तो जैसलमेर बाड़मेर में फैला हुआ है। तो वहां पे कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग उधर से गुजरता है? NH11, NH62, NH52 या NH68? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, यानी NH68 है वो राष्ट्रीय मरु उद्यान से निकलता है ना। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग? NH68 गुजरता है। देखो जो NH68 है, हम बात किसकी कर रहे हैं? NH68 की कर रहे हैं ना। ये जैसलमेर बाड़मेर के मध्य जो राजस्थान का सबसे बड़ा उद्यान है, कौन सा है? राष्ट्रीय मरु उद्यान है और इससे गुजरता है। ये जैसलमेर बाड़मेर से तो गुजरता ही गुजरता है। इसके अलावा ये सांचौर से गुजरता है। सांचौर कहाँ पड़ता है? जालोर जिले में पड़ता है। इसके बाद में गुजरात में प्रवेश कर जाता है, कुआदारा नाम की जगह वहां पे प्रवेश कर जाता है। तो इस प्रकार कह सकते हैं जो NH68 है वो राजस्थान में जैसलमेर में, उसके नीचे आते हैं बाड़मेर में, उसके बाद जालोर जिले में होता है, फिर बाद में गुजरात में प्रवेश कर जाता है। ठीक है ना। तो कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग मतलब राष्ट्रीय मरु उद्यान से गुजरता है? तो 68 नंबर का
कितने नंबर का? 68 नंबर का। अगले प्रश्न में चलते हैं। ग्रेनाइट पत्थर का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? राजसमंद, सीकर, जालौर या पाली? तो ग्रेनाइट का सबसे ज्यादा उत्पादन है ना वो अपना जालौर जिला करता है। कौन सा जिला करता है? तो अपना जालौर जिला है ना वो सबसे ज्यादा ग्रेनाइट का उत्पादन करता है। ठीक है, और इसके अलावा सीकर हो गया, राजसमंद हो गया, टोंक हो गया, उदयपुर हो गया, ये भी ग्रेनाइट के उत्पादन करते हैं। लेकिन हमें मोस्टली सबसे ज्यादा कौन सा कर रहा है? तो वो जालौर याद रखना है, ध्यान में रखना है। किन्नू के प्रमुख उत्पादक जिले कौन से हैं? यानी राजस्थान में वो कौन से जिले हैं जो किन्नू का उत्पादन करते हैं? गंगानगर, बांसवाड़ा, दौसा या अलवर? तो इसका आंसर होगा जो गंगानगर जिला है वो किन्नू का सबसे बड़ा उत्पादक जिला है। कौन सा जिला? गंगानगर जिला। ठीक है ना, और गंगानगर के साथ में हनुमानगढ़ में किन्नू का उत्पादन किया जाता है। यानी ये कह सकते हैं जो उत्तरी राजस्थान है वहां पे किन्नू का उत्पादन किया जा रहा है अच्छे से। ठीक है, आम का उत्पादन कहाँ किया जा रहा है? तो आम का उत्पादन दक्षिण राजस्थान में किया जा रहा है। कहाँ कहाँ? जैसे मान लो चित्तौड़गढ़ हो गया, दौसा हो गया, धौलपुर हो गया, फिर बांसवाड़ा भी मान सकते हैं इसमें, है ना। तो कह सकते हैं कि जो दक्षिण राजस्थान में जो चित्तौड़गढ़ दौसा वाले एरिया है वहां पे आम का उत्पादन किया जाता है। नींबू का उत्पादन तो अपने अलवर जिले में नींबू का उत्पादन मुख्य रूप से किया जाता है, और केला का उत्पादन अपने जो बांसवाड़ा जिला है दक्षिण राजस्थान में वहां पे केले का मुख्य रूप से उत्पादन किया जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक और न्यूनतम महिला साक्षरता वाले जिले कौन से? यानी राजस्थान में जो महिला साक्षरता है उसकी हालात इतनी अच्छी नहीं है, मतलब महिला साक्षरता में हमारी हालात बद से बदतर है। हमसे नीचे कोई एक स्टेट होगा या दो स्टेट इतने ही होंगे। तो कौन से जिले जो सबसे ज्यादा महिला साक्षरता है जहां पे, और सबसे कम महिला साक्षरता है? तो कोटा, सिरोही, झुंझुनू, प्रतापगढ़, कोटा, जालौर या जयपुर, बीकानेर? तो हमें पता है जो जालौर जिला है वो न्यूनतम है, और सबसे ऊंचा कौन सा है? तो कोटा जिला। कितनी साक्षरता है? तो जो जालौर जिला है ना वहां तो 100 में से मात्र 38 महिलाएं ही साक्षर है, यूं कह सकते हैं 38.5%। तो 38 ही होगी ना एक तरीके से। और कोटा में कितने हैं? कोटा में कोई ज्यादा नहीं है, 65.9% ओनली। मतलब जो अधिकतम जिला है वो कहां पे स्टैंड कर रहा है? ये 65.9 पे स्टैंड कर रहा है। और राजस्थान में महिला साक्षरता है कितनी? तो ये 52.1 है ओवरऑल महिला साक्षरता 52.1। जिसकी टॉप है वो है 65.9, जिसकी लोएस्ट है वो है 38.5। लोएस्ट किसकी है? जालौर जिले की लोएस्ट है, और टॉप किसकी है? तो कोटा जिले की टॉप है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। केवलादेव पक्षी विहार को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया? 1981, 1982, 1983, 1984? तो केवलादेव पक्षी विहार को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा 1981 में दे दिया गया था। कौन से साल में? 1981 में केवलादेव पक्षी विहार को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा 1981 में दे दिया। ठीक है ना। अब हमें इसकी डेट भी याद रखनी है, तो एक महीना भी याद रखो आप इसके साथ में। तो महीना कौन सा है? जो अगस्त का महीना है, आजादी का महीना है। कौन सा महीना है? अगस्त के महीने में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था, और डेट क्या थी? 27, यानी 27 अगस्त 1981 को केवलादेव पक्षी विहार को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया। अच्छा, केवलादेव पक्षी विहार को मतलब अभ्यारण्य का दर्जा कब दिया गया था? तो 1956 में इसकी स्थापना कर दीजिए अभ्यारण्य के रूप में। ठीक है ना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। राजस्थान के राज्यपाल जिन्हें बर्खास्त किया गया, डॉक्टर संपूर्णानंद, बलिराम भगत, सुखदेव प्रसाद या रघुकुल तिलक? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, रघुकुल तिलक साहब है, इन्हें बर्खास्त किया गया था। राज्यपाल के पद से बर्खास्त किसको किया गया था? रघुकुल तिलक साहब को बर्खास्त किया गया था। कब से कब तक ये राजस्थान के राज्यपाल रहे? तो देखो जो तिलक साहब है 1977 में राजस्थान के राज्यपाल बन गए थे। ठीक है ना। और उसके बाद में 1981 तक ये राज्यपाल रहे, उसके बाद इनको बर्खास्त कर दिया गया था। तो इनका कार्यकाल मतलब डेट तो फिर इतनी याद करना मुश्किल हो जाएगा। तो ये कह सकते हैं 1977 से 1980 के बीच में जनता पार्टी का शासनकाल था, उस समय वहां राजस्थान के राज्यपाल थे। उसके बाद संपूर्णानंद जी का कार्यकाल कब से कब तक था? तो 1962 से लेकर 67 तक। संपूर्णानंद जी का कार्यकाल 1962 से 67 तक था। और पहला जो आपातकाल लगातार मतलब आपातकाल का क्या कहें उसको, राष्ट्रपति शासन राजस्थान में, तो संपूर्णानंद जी के समय लगा था। बलिराम भगत जी का शासनकाल कब से कब तक रहा? तो भगत जी का शासनकाल 93 से शुरू होकर 98 तक रहा। भगत जी का शासनकाल 93 से 98 तक। और सुखदेव प्रसाद जी का शासनकाल 89 से 90 तक रहा था। ठीक है ना। हमारे सामने 4 ही राज्यपालों के नाम है, तो हमने उनका कार्यकाल आपको बता दिए। एक बार फिर से देख लेते हैं। संपूर्णानंद जी का 62 से 67, बलिराम भगत साहब का 93 से 98, सुखदेव प्रसाद का 89 से 90, और जो बर्खास्त किया गया था रघुकुल तिलक साहब का, उनका कार्यकाल 1977 से शुरू होकर 1981 तक रहा था। अगले प्रश्न में चलते हैं। हरिशंकर भाभड़ा को उप मुख्यमंत्री कौन से मुख्यमंत्री के काल में बनाया गया? यानी राजस्थान के
कौन मुख्यमंत्री थे जिनके समय में हरिशंकर भाबड़ा साहब बना और राजस्थान के उप मुख्यमंत्री बने? अशोक गहलोत, जयनारायण व्यास, भैरव सिंह जी शेखावत या मोहनलाल सुखाड़िया? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, जो भैरव सिंह जी शेखावत साहब बना, ये जब मुख्यमंत्री बने थे उस समय हरिशंकर भाबड़ा साहब ये उप मुख्यमंत्री बने थे। और अशोक गहलोत के समय सर्वाधिक उप मुख्यमंत्री बने कौन कौन बने? देखो, एक तो बनवारी लाल बेरवा साहब बने। कौन बने? बनवारी लाल बेरवा साहब बना, ये राजस्थान के उप मुख्यमंत्री बने, ये गहलोत साहब के समय बने थे। उसके बाद में कमला बेनीवाल जी है, कमला बेनीवाल जी ये अशोक गहलोत के समय बने। और अपने पायलट साहब है ना, मतलब मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए, लेकिन इस बार उम्मीद है बन जाएंगे। और जयनारायण व्यास साहब के समय कौन बने थे? तो टीकाराम व्यास साहब बना, ये जयनारायण व्यास साहब के समय, टीकाराम व्यास नहीं है, टीकाराम जी पालीवाल है ये, ठीक है, पालीवाल साहब, टीकाराम जी पालीवाल साहब। जयनारायण व्यास साहब जब मुख्यमंत्री थे, सीएम थे, तो ये मतलब डेप्यूटी सीएम थे। कौन थे? टीकाराम पालीवाल साहब, क्योंकि जब वो जीत के आगे जयनारायण व्यास साहब विधानसभा चुनाव में, बाद में उनको मुख्यमंत्री पद खाली करना पड़ा, तो टीकाराम पालीवाल साहब को बाद उप मुख्यमंत्री बना दिया गया था। अगले प्रश्न में चलते हैं। राजस्थान की पहली विधानसभा में कितने सदस्य निर्वाचित हुए थे? पहली विधानसभा की बात कर रहे हैं, 150, 140, 160, 170। तो पहली विधानसभा में राजस्थान में 160 सदस्य निर्वाचित हुए थे। कितने? 160 सदस्य निर्वाचित हुए थे। और मुख्यमंत्री कौन बने थे? तो देखो, जयनारायण, पहले तो टीकाराम पालीवाल साहब बने थे, टीकाराम पालीवाल साहब के बाद में जयनारायण व्यास साहब को मुख्यमंत्री बनाया गया था। और जनवरी 1952 में राज्य का पहला विधानसभा चुनाव हुआ था और 160 सीटें थी। इसमें जनरल के लिए तो 139 सीटें थी, ठीक है ना। सामान्य की 139 सीटें, एससी कैटेगरी के लिए 16 सीटें और एसटी कैटेगरी के लिए 5 सीटें थी। यानी 21 तो आरक्षित सीटें थी और 139 है वो मतलब सामान्य सीटें थी, ठीक है। अगले प्रश्न में चलते हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? जेएस खेर, टीकाराम पालीवाल, कमलकांत वर्मा या डीएस दवे साहब? तो इसका आंसर क्या होगा? राजस्थान उच्च न्यायालय के पहले जो मुख्य न्यायाधीश थे वो थे कमलकांत वर्मा साहब, या कह सकते हैं के वर्मा साहब, ठीक है ना। तो राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो ये 29 अगस्त 1949 को हुई थी। कब हुई थी राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना? 29 अगस्त 1949, यानी 1949 में हो गई थी। ये प्रश्न भी सीईटी में आया था, है ना। तो 29 अगस्त 1949 को राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। राजस्थान उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश के वर्मा साहब बने थे। और उच्च न्यायालय का गठन कौन से अनुच्छेद के तहत किया गया? तो आर्टिकल 214 के तहत उच्च न्यायालय का गठन किया जाता है। और के वर्मा तो बने ही थे उस समय, इनके अलावा 11 अन्य न्यायाधीशों को भी शपथ दिलाई गई थी। और किसने दिलाई थी? तो उस समय राज प्रमुख कौन थे? राज प्रमुख थे मान सिंह द्वितीय, मान सिंह जी थे ना, वो उन्होंने इनको शपथ दिलाई थी। अगले प्रश्न में चलते हैं। खानवा के युद्ध में राणा सांगा का सहयोग करने हेतु मारवाड़ के किस शासक ने मालदेव के नेतृत्व में सेना भेजी? यानी खानवा का युद्ध राणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ था, ठीक है, हुआ था 1527 में हुआ था, ठीक है, हुआ था। अब राणा सांगा का सहयोग करने के लिए मारवाड़ के कौन से शासक ने अपने पुत्र मालदेव को भेजा था सहायता करने के लिए? जयदेव, राव गांगा, जय सिंह या फिर गंगा सिंह? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, जो राव गांगा साहब है, इन्होंने मालदेव को सेना देके भेजा था, कहा कि आप सांगा की सहायता करने जाओ खानवा के युद्ध में, ठीक है ना। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। देखो, राव गांगा का शासनकाल कब से कब तक रहा? तो गांगा है ना, वो 1515 में शासक बने और 1532 तक शासक रहे, है ना। और इन्होंने जोधपुर में गांगेलाव तालाब का निर्माण किसने करवाया था? राव गांगा ने करवाया। और गंगा के बावड़ी, एक बावड़ी बनवाई इन्होंने, किसने? गांगा ने बनवाई। और इन्होंने गंगश्याम मंदिर की स्थापना करी। तो उसमें जो मूर्ति है ना, वो ये कहां से लाए थे? तो सिरोही से लाए थे। भाई साहब, कहां से लाए थे? तो गंगश्याम मंदिर में जो मूर्ति है, वो श्याम जी की मूर्ति, वो सिरोही से लेके आए थे। अब गांगा साहब की मृत्यु कैसे हुई? ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। मतलब कई किताबें से दावा करती है कि उनका जो पुत्र था मालदेव, वो बड़ा महत्वाकांक्षी था, मतलब वो जल्दी से जल्दी राजा बनना चाहता था। तो उसने क्या किया, मतलब जो गंगा जी है वो अफीम के मतलब दीवाने थे, मतलब मस्त मजे में रहते थे, ठीक है। तो एक दिन वो खिड़की में बैठ के बढ़िया अफीम फूंक रहे थे, तो उधर से बाद में वो मालदेव आया, उसने धक्का दे दिया उसको, उनको धक्का दे दिया, तो उस कारण उनकी मृत्यु हो गई। तो इससे क्या शिक्षा मिलती है कि आप मतलब किसी भी परिस्थिति पोजीशन पे पहुंच जाओ, चाहे राजा ही क्यों ना बन जाओ, लेकिन नशे पत्ते से आपको दूर रहना है, क्योंकि नशा है ना, मतलब हालत खराब कर देता है। जिस प्रकार गंगा की मृत्यु हो गई थी देखो नशा करने से, तो नशा करना बुरी बात है। तो नशे से जितना दूरी बना सकते हो उतनी दूरी बना के रखना, ठीक है ना, कभी इसके पास ही नहीं जाना। वैसे
अगले प्रश्न में चलते हैं। हर्षनाथ प्रशस्ति के अनुसार सीकर में स्थित हर्षनाथ मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ? विग्रहराज, मालदेव राठौड़, अल्लट या सोमदेव? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, विग्रहराज के शासनकाल में। हर्षनाथ प्रशस्ति के अनुसार है ना, कहां पे? हर्षनाथ मंदिर कहां पे? तो हर्षनाथ मंदिर सीकर जिले में, सीकर जिले से लगभग 10 किलोमीटर दूर होगा शायद, है ना। तो यहाँ पे हर्षनाथ मंदिर के पास में काले पत्थर की मूर्ति पर एक लेख लिखा हुआ है और उस लेख से जानकारी प्राप्त होती है। क्या क्या जानकारी मिलती है? तो देखो, उस लेख में जो स्तुति मतलब लिखा हो शुरुआत होता है वो शिव जी की स्तुति से शुरू होती है, ठीक है। उस और पुरानी कथा के रूप में इसे लिखा गया है। और हर्षगिरी मंदिर का वर्णन है, हर्षनाथ मंदिर का वर्णन है, उसमें कहा गया है कि मंदिर का निर्माण कार्य कब हुआ? आषाढ़ शुक्ल त्रयोदशी को, और सन लिख रखा है 1030 विक्रमी, और 1030 विक्रमी संवत है। इसे जब हम ईस्वी सन में कन्वर्ट करते हैं तो 956 की साल आती है, क्योंकि 57 साल पीछे करना पड़ता है। उसके बाद में विग्रहराज चौहान के समय ये इसका निर्माण हुआ, इस प्रकार का वर्णन इसमें आता है। और ये लेख कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया है? तो इसके से लेख है ना वो संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया है। कौन सी लैंग्वेज में? संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया है। और इसके लेखबद्ध किया किसने, मतलब इसको राइटिंग किसने करी संस्कृत में? तो रामचंद्र नाम के कवि हुए हैं। क्या नाम है कवि जी का? रामचंद्र जी नाम के कवि हुए हैं। इन्होंने हर्षनाथ प्रशस्ति की रचना करी, लिखा है उस पर, ठीक है। और मंदिर का निर्माण किसने करवाया इस प्रशस्ति के अनुसार? तो विग्रहराज जी ने इस मंदिर का निर्माण करवाया। कब करवाया? तो 956 ईस्वी में करवाया। देखिए, विग्रहराज चतुर्थ से अलग है, इनको हम विग्रहराज प्रथम कह सकते हैं। सरदार रिसाला का गठन किस शासक के काल में हुआ था? सरदार रिसाला, तखत सिंह, मान सिंह, उम्मीद सिंह या जसवंत सिंह? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी जो महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय है, इनके शासनकाल में सरदार रिसाला नाम का जो दल है, एक प्रकार से सैन्य दल है, इसका गठन हुआ था। इसमें 600 घुड़सवार रखे गए थे। जो सरदार रिसाला है इसमें कितने घुड़सवार रखे गए थे? 600 घुड़सवार रखे गए थे। और एक सैन्य टुकड़ी बनाई गई थी। किसके शासनकाल में बनाई गई थी? तो महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय के शासनकाल में बनाई गई थी। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। वृहत राजस्थान के उद्घाटनकर्ता कौन थे? शोभाराम कुमावत, एनवी गौडगिल, सरदार वल्लभ भाई पटेल या पंडित जवाहरलाल नेहरू? तो वृहत राजस्थान के जो उद्घाटनकर्ता थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब। कब हुआ था वृहत राजस्थान का उद्घाटन? तो हमें पता है जो राजस्थान दिवस मनाते हैं ना, हम किस तिथि को मनाते हैं? 30 मार्च को। 30 मार्च 1949 को वृहत राजस्थान का उद्घाटन हुआ था। और महाराज प्रमुख किसे बनाया गया था? तो मान सिंह, क्योंकि जयपुर की रियासत हुई थी और जयपुर की सबसे बड़ी पावरफुल रियासत थी, इस कारण महाराज प्रमुख उनको बनाया गया था। और महाराज प्रमुख तो बनाया गया था भूपाल सिंह जी को। भूपाल सिंह है ना, चित्तौड़ के, उदयपुर के महाराणा। और राज प्रमुख मान सिंह द्वितीय को बनाया गया था। और उपराज प्रमुख बनाया गया था भीम सिंह जी को। अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्न में से किस हत्याकांड में रूपाजी और कृपाजी धाकड़ नाम के दो किसान शहीद हुए थे? नीमड़ा, गोविंदपुरा हत्याकांड, निमुचना हत्याकांड या डाबी हत्याकांड? तो हम बात करें रूपाजी और कृपाजी धाकड़ का, तो इनका संबंध कौन से हत्याकांड से है? तो इन गोविंदपुरा हत्याकांड से इनका संबंध है। और ये हत्याकांड हुआ कब था? तो देखो, ये हुआ था, डेट याद रखनी है आपको, 13 जुलाई 1923 को ये मतलब गोविंदपुरा हत्याकांड हुआ था, जिसमें रूपाजी और कृपाजी धाकड़ नाम के जो किसान हैं वो शहीद हो गए थे। तो रूपाजी कृपाजी धाकड़ का संबंध कौन से हत्याकांड से है? तो ये गोविंदपुरा हत्याकांड से है। कब हुआ था? तो 13 जुलाई 1923 को हुआ था। और इसमें जो मतलब ये जो कांड था ना, किसका मतलब हाथ था इसमें? तो जो ट्रेंच नाम का व्यक्ति था, एक क्या नाम था, मतलब ये ट्रेंच नाम का व्यक्ति था ना, इसने ये हत्याकांड करवाया था। तो ये कह सकते कि इसमें ट्रेंच का हाथ था, ठीक है। और हुआ कब था? 13 जुलाई 1923 को हुआ था। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1938, 1940, 1945 या 1944? तो मेवाड़ प्रजामंडल की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1938 को हुई थी। और इसकी स्थापना कौन सी तिथि को हुई थी? तो तिथि बड़ी इंटरेस्टिंग है, 24 अप्रैल 1938 को हुई थी। 24 अप्रैल 1938 को हुई थी मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना। किसके मतलब प्रयासों से हुई थी? तो माणिक्यलाल वर्मा साहब और बलवंत सिंह मेहता साहब के प्रयासों से मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1938 में हुई थी। डेट 24 अप्रैल थी। अब मैं आपसे एक प्रश्न जरूर पूछूंगा, 24 अप्रैल की तिथि किस कारण महत्वपूर्ण है? मतलब क्या स्पेशल हुआ था इसके अलावा?
मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना के अलावा 24 अप्रैल को क्या घटित हुआ था, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, मैंने कल भी आपसे प्रश्न पूछा था लेकिन किसी ने उसका प्रॉपर रिप्लाई किया नहीं है। परसों जो प्रश्न पूछा था उसका प्रॉपर रिप्लाई किया है। ठीक है, लेकिन उम्मीद करता हूं कि आप कनेक्ट करेंगे ताकि चीजें आपको लगातार याद होने लगे। सर्वधर्म सद्भावना का प्रतीक जो धर्म स्तूप है वो कौन से जिले में, धौलपुर में, सीकर में, बीकानेर में, चूरू में? तो सर्वधर्म समभाव का प्रतीक जो धर्म स्तूप है वो अपने चूरू जिले में। कौन से जिले में? चूरू जिले में। और इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? तो स्वामी गोपाल दास जी के द्वारा सर्वधर्म सद्भावना का प्रतीक धर्म स्तूप की स्थापना करेगी जो चूरू जिले में। कब करेगी? तो 1925 में, 1925 में कर दी गई थी। और इसे लाल घंटाघर के नाम से भी जाना जाता है, यानी जो धर्म स्तूप है इसे लाल घंटाघर भी कहते हैं। स्थापना स्वामी गोपाल दास जी द्वारा की गई। कब करेगी? 1925 में करेगी। अगले प्रश्न में चलते हैं। शीतलेश्वर महादेव मंदिर कहां पे? कोटा में, झालावाड़ में, कुंभलगढ़ में, बीसलपुर में? तो शीतलेश्वर महादेव मंदिर है वो झालावाड़ जिले में। कौन से जिले में? झालावाड़ जिले में। कर्णसुआ शिव मंदिर कहां पे? तो कर्णसुआ का जो शिव मंदिर है, कर्णसुआ शिव मंदिर कहां पे? ये कोटा जिले में। कर्णसुआ, कोटा। ठीक है। और नीलकंठ महादेव का मंदिर, नीलकंठ महादेव का मंदिर कुंभलगढ़ में। कहां पे? कुंभलगढ़ में। और गोकर्णेश्वर जी का मंदिर ये है बीसलपुर में। बीसलपुर कहां है? टोंक जिले में। तो एक बार फिर से देखते हैं। शीतलेश्वर महादेव मंदिर झालावाड़, कर्णसुआ मंदिर कोटा, नीलकंठ महादेव मंदिर कुंभलगढ़ और गोकर्णेश्वर मंदिर है बीसलपुर में। बीसलपुर कहां है? टोंक जिले में। अगले प्रश्न में चलते हैं। कावड़ के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? सीतापुरा, बस्ती, नाथद्वारा या अकोला? तो कावड़ के लिए जो प्रसिद्ध स्थान है वो है बस्ती। कौन सा स्थान है? तो चित्तौड़ का जो बस्ती का मतलब तहसील है वो कावड़ बनाने के लिए प्रसिद्ध है। कावड़ क्या होती है? तो कावड़ एक लकड़ी का जो मतलब चल फिर सकने वाला मंदिर की तरह होता है। ठीक है ना, ये कावड़ कहलाता है। मंदिर नुमा आकृति होती है लकड़ी की बनी हुई, और श्रावण मास में शिव मंदिर में इसे चढ़ाई जाती है कावड़। ठीक है। अगले प्रश्न में चलते हैं। गुड़ला नृत्य को किस संस्थान के द्वारा संरक्षण दिया गया? रूपायन संस्थान, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, राजस्थान ललित कला अकादमी या जवाहर कला केंद्र? तो गुड़ला नृत्य को कौन से संस्थान के द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया है? तो ये रूपायन संस्थान है। कहां पे है? बोरुंदा, जोधपुर में। इसके द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया गुड़ला नृत्य को। और रूपायन संस्थान की स्थापना कब हुई? 1960 में हुई। और किसके द्वारा इसकी स्थापना करेगी? तो एक कोमल कोठारी साहब द्वारा इसकी स्थापना करेगी। और कोमल कोठारी साहब ने स्थापना करी, लेकिन इनकी हेल्प किसने करी थी? तो विजयदान देता साहब है ना, इन्होंने इनकी हेल्प करी थी। कोमल कोठारी साहब और विजयदान देता साहब ने मिलकर रूपायन संस्थान की स्थापना करी, 1960 में करी और बोरुंदा जोधपुर में करी। ठीक है। अगले प्रश्न में चलते हैं। और इन्होंने गुड़ला नृत्य को संरक्षण दिया, ये बात याद रखनी है। मरु भाषा का सर्वप्रथम उल्लेख कौन से ग्रंथ में मिलता है? आयन अकबरी, पिंगल शिरोमणि, कुवलय माला या द मणिपुराण? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी जो कुवलय माला ग्रंथ है उसमें मरु भाषा का उल्लेख सबसे पहले मिलता है। देखो जो कुवलय माला ग्रंथ है ये रचना किसकी है? तो ये उद्यतन सूरी साहब की है। किसकी रचना है? कुवलय माला उद्यतन सूरी साहब की रचना है। और इसमें 18 देसी भाषाओं का उल्लेख किया गया है। ठीक है। और इन 18 देसी भाषाओं में एक है मरु भाषा। और मरु भाषा जो शब्द का उपयोग किया गया है वो किस भाषा के लिए किया गया है? जो वर्तमान में मारवाड़ी भाषा है ना, उसके लिए मरु भाषा शब्द का उल्लेख किया गया है। और कुवलय वाला में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? ये प्रश्न कई बार आता है, तो इसमें 18 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। अगले प्रश्न चलते हैं। राजस्थान पर्यटन निदेशालय कब स्थापित किया गया? हम बात कर रहे हैं पर्यटन निदेशालय की। ठीक है। कब स्थापित किया गया? 1956, 55, 52 या 78? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, 1955 में। राजस्थान पर्यटन निदेशालय की स्थापना 1955 में की गई, 1955 में की गई। और कहां की गई? तो ये जयपुर में की गई। राजस्थान पर्यटन निदेशालय याद रखो 1955 में स्थापना की करेगी, जयपुर में स्थापना करेगी। राजस्थान पर्यटन विभाग की स्थापना कब करेगी? तो राजस्थान पर्यटन विभाग की स्थापना 56 में करी गई। देखो पर्यटन निदेशालय की स्थापना 55 में हो गई है ना, और विभाग की स्थापना उससे अगले साल 1956 में हो रही है। और राजस्थान पर्यटन विकास निगम जिसे कहते हैं हम RTDC है ना, राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, इसकी स्थापना 1978 में हुई है। और राजस्थान होटल विकास निगम की स्थापना कब हुई? 1965 में हुई। अब एक बार फिर से देखते हैं सारे संस्थानों को। राजस्थान पर्यटन निदेशालय 1955, राजस्थान पर्यटन विभाग 1956, राजस्थान होटल विकास निगम 1965, राजस्थान पर्यटन विकास निगम तो ये 1978, यानी RTDC 1978, पर्यटन का विभाग 56।
मीरा पुरस्कार कौन सी अकादमी के द्वारा दिया जाता है? ललित कला अकादमी, राजस्थान साहित्य अकादमी, रूपायन संस्थान या कोई नहीं। तो जो मीरा पुरस्कार है वो राजस्थान साहित्य अकादमी के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा? राजस्थान साहित्य अकादमी मीरा पुरस्कार प्रदान करती है। ठीक है, कौन प्रदान करती है? मीरा पुरस्कार राजस्थान साहित्य अकादमी प्रदान करती है। और पहला मीरा पुरस्कार कब दिया गया? तो ये 1959-60 में रामानंद जी तिवाड़ी साहब है। क्या नाम है? रामानंद जी तिवाड़ी साहब को पहला मीरा पुरस्कार 1959-60 में दिया गया। और राजस्थानी साहित्य अकादमी है कहाँ पे? तो ये उदयपुर में स्थित है। राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर में स्थित है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा कितनी है? 5910, 5920, 5930 या 5940। तो देखो 1070 तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है और टोटल अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा मिला के कितनी होगी? यह 5920 किलोमीटर। टोटल अंतर्राज्यीय और राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा मिला के टोटल सीमा कितनी है? 5920 किलोमीटर है। और मैंने बताया आपको 1070 तो किसके साथ लगती है? तो मतलब जो नापाक पाकिस्तान है उसके साथ लगती है। और 4850 किलोमीटर की सीमा विभिन्न राज्य, जैसे मान लो पंजाब से शुरू करते हैं, पंजाब, हरियाणा, फिर उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश और फिर गुजरात राज्यों की लगती है। कितनी लगती है? टोटल 4850 लगती है। और टोटल कितनी हो जाती है? तो टोटल 5920 हो जाती है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले जिले कौन से हैं? भरतपुर, धौलपुर, जयपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, अजमेर या जयपुर, जैसलमेर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, जयपुर और जैसलमेर। क्योंकि हमें पता है जयपुर का घनत्व कितना है। तो जयपुर में 1 वर्ग किलोमीटर में 595 लोग रहते हैं। कितने रहते हैं? 595 एवरेज लोग रहते हैं 1 वर्ग किलोमीटर में। तो सबसे ज्यादा जनघनत्व तो किसका है? राजस्थान में जयपुर जिले का है। और फिर जैसलमेर की बारी आती है, वहां 1 वर्ग किलोमीटर मात्र 17 लोग ही रहते हैं। ठीक है, तो इसमें कितने रहते हैं? जैसलमेर में 17 लोग रहते हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं। सांबर साल्ट लिमिटेड की स्थापना कब की गई? सांबर साल्ट लिमिटेड की स्थापना कब की गई? 1960, 74, 65 या 78। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, 1960 में। सांबर साल्ट लिमिटेड की स्थापना तो 1960 में कर दी, लेकिन सरकार द्वारा इसका जो अधिग्रहण कब किया गया? ये 1964 में किया गया। यानी देखो इसको समझना है, सांबर साल्ट लिमिटेड की स्थापना 1960 में, लेकिन सरकारी स्वामित्व में कब ट्रांसफर हुआ? 1964 में। ठीक है ना। और इसे सांबर साल्ट लिमिटेड, इसका हिंदुस्तान सांबर साल्ट लिमिटेड इसका नाम कर दिया गया बाद में, अधिग्रहण करने के बाद में। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री के पद पर आसीन होने वाली पहली महिला कौन थी? मतलब उन महिला का नाम आइडेंटिफाई करना है जो राजस्थान की उप मुख्यमंत्री के पद पे आसीन होने वाली महिला थी। वसुंधरा राजे, गायत्री देवी, यशोदा देवी, कमला बेनीवाल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, कमला बेनीवाल। आप कहोगे कि कमला बेनीवाल उप मुख्यमंत्री बनी थी, पिछले वाले प्रश्न में आ गया, और अब इस प्रश्न का उत्तर पिछले वाले प्रश्न से तो पता लग जाएगा। तो देखो आजकल जो RMSSB बोर्ड क्या कर रहा है, ये पेपर में तो प्रश्न दे रहा है और पेपर में उत्तर दे रहा है। आपने CET की एग्जाम में देखा होगा, है ना। मतलब कौन सा एक प्रश्न था, उसका 2 प्रश्नों का उत्तर शायद पेपर से ही मिल जाता अगर आप ध्यान से करते तो। जैसे एक तो रामसर साइट वाला प्रश्न था, वो आप देख लेते। तो आपको पेपर में ध्यान से करना है, जल्दबाजी में लगा नहीं देना। एक बार अगर डाउट हो तो उसको छोड़ देना, बाद में कहीं पेपर में आंसर मिल सकता, हो सकता है। जैसे प्रकार हर बार होगा नहीं, ऐसे अलग बात है, लेकिन संभावना तो बनती है ना यार। एक बार अब आपको मिला है तो कहीं ना कहीं दोबारा भी हो सकता है वो बात, क्योंकि कोई भी बात दोबारा तभी होती है जब पहले एक बार हो गई हो, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा? कौन थी जो उप मुख्यमंत्री के पद पे रही थी? तो कमला बेनीवाल जी वो उप मुख्यमंत्री के पद पे रहने वाली पहली महिला थी। और ये हमारे सामने कमला बेनीवाल जी की चित्र आ गई है। प्रधानमंत्री मोदी साहब से सर्टिफिकेट वगैरह कुछ ले रहे हैं, और ये राजस्थान की पहली महिला उप मुख्यमंत्री थी। गौतम अडानी समूह ने राज्य के कौन से स्थान पर सूखा बंदरगाह बनाने का प्रस्ताव दिया है? सांचौर जालोर, मंगला तेल क्षेत्र बाड़मेर, आबू रोड सिरोही या बालोतरा बाड़मेर। तो इसका आंसर ऑप्शन सी, यानी जो गौतम अडानी साहब है, जो अडानी ग्रुप है ना, उन्होंने मतलब जो सूखा बंदरगाह, शुष्क बंदरगाह जो कहते हैं, वो कहाँ बनाने का प्रस्ताव दिया सरकार को? तो इन्होंने सांचौर जालोर के अंदर सूखा बंदरगाह या शुष्क बंदरगाह बनाने का, क्योंकि देखो राजस्थान में कोई जलीय क्षेत्र तो लगता नहीं है, समुद्र की सीमा तो लगती नहीं है, तो मतलब बंदरगाह तो बनाना सब वैसे भी कोई मतलब नहीं है। तो सूखा बंदरगाह क्या होता है? तो देखो नॉर्मली क्या होता है बंदरगाह में, मतलब आप बंदरगाह में सामान वगैरह लेके आते हो, ठीक है, तो वहाँ प्रॉपर उनकी जो मतलब ये माना जाता है कि वो पूरी जो प्रोसीजर होती है ना, वो सारी प्रोसीजर हो जाती है यहाँ पे,
टेक्निकली, तो यहाँ पे आपको एंट्री करना थोड़ी सी वो प्रोसीजर के तहत ही आप एंट्री कर पाते हो। अब सूखे बंदरगाह में क्या होगा, वहां पे भी वो सारा सिस्टम कर लिया जाएगा, बाद में वहां से गाड़ियों के माध्यम से माल को जो मेन बंदरगाह वहां पहुंचा दिया जाएगा। लेकिन जो फॉर्मेलिटीज होती है ना बंदरगाह पे जो होती है, वो सारी फॉर्मेलिटी यहीं पे हो जाएगी, तो आपको दोबारा यहां जाके फिर से फॉर्मेलिटी नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो ये कहाँ बनाया जा रहा है, सूखा बंदरगाह सांचौर जालौर में बनाया जा रहा है, ठीक है। और किस ग्रुप के द्वारा बनाया जा रहा है, तो ये अडानी समूह के द्वारा बनाया जा रहा है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। एनएसएस के 73वें दौर के अनुसार एमएसएमई की संख्या के संदर्भ में देश में राजस्थान का कौन सा स्थान है। एमएसएमई मतलब माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, है ना। तो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस को सरकार प्रोत्साहित करती है। कारण क्या है, ताकि अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिल सके और लोग नौकरी न चाह के नौकरी पाने वाला ना बन के नौकरी देने वाले बने, इसलिए उद्योगों को प्रोत्साहित करती है। लघु उद्योगों को, मीडियम उद्योगों को, स्मॉल उद्योगों को प्रोत्साहित करती है। तो जो इनको एक साथ क्या कहते हैं, एमएसएमई कहते हैं, ठीक है ना। तो एमएसएमई की संख्या के संदर्भ में राजस्थान का स्थान कौन सा है, 5वां, 7वां, 9वां, 11वां। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, राजस्थान एमएसएमई की संख्या के संदर्भ में 90वें नंबर पे। कौन से नंबर पे है, 90वें नंबर पे है। राज्य सरकार द्वारा राजस्थान एमएसएमई एक्ट 2019 कब से लागू किया गया। एमएसएमई एक्ट भी बनाया गया राजस्थान सरकार द्वारा, इसे कब से लागू किया गया, 18, 19, 20 या 21। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, 2019 से ही एमएसएमई एक्ट 2019 को लागू कर दिया गया था। कब से लागू किया गया, 2019 से। अगर डेट पूछे कि कौन सी तिथि से लागू किया गया, तो ये 4 मार्च 2019 से राजस्थान एमएसएमई एक्ट 2019 को लागू कर दिया गया था। कब से लागू किया गया था, 4 मार्च 2019 को लागू कर दिया गया था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना के लिए कौन योग्य है। विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्ता, बेरोजगार, अशिक्षित नारी, अविवाहित नारी। तो मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना के लिए विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्ता महिलाएं है ना, वो एलिजिबल है, ठीक है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना कब से लागू की गई। अब मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना नहीं है, ये मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना है। और ये कब से लागू की गई, 1 मई 2022, 1 जून 2022, 1 जुलाई 2022 है, 1 अगस्त 2022। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, यानी 1 मई 2022 से मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना लागू की गई। कब से, 1 मई 2022 से मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना लागू की गई। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना प्रधानमंत्री द्वारा कब लॉन्च की गई। किसकी बात कर रहे हैं हम, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। तो कब लागू की गई थी ये, तो ये 23 सितंबर 2018 से लागू की गई। कब, 23 सितंबर 2018 से लागू किया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका आंसर हो जाएगा। और कहां से शुरू की गई, तो रांची झारखंड से इसे शुरू किया गया। माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध और प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कब की गई। माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध और प्रशिक्षण संस्थान जो उदयपुर में स्थित है, इसकी स्थापना कब की गई, 1969, 1965, 1964 या 1974। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, 1964 में माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध और प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना करी गई थी। और डेट पूछे 1964 में भी कब, तो 2 जनवरी 1964 को उदयपुर में माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध और प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की गई। वैसे डेट नहीं पूछेंगे इसकी, लेकिन सन आपको याद रखना है। और कहां पे है, तो ये उदयपुर में अवस्थित है। अगले प्रश्न में चलते हैं। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान का मुख्य परिसर कहां पे स्थित है। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान का, तो जोहड़बीड़ में, गोधरा में, बीछवाल में या पड़ौदी में। तो इसका आंसर है जो बीछवाल बीकानेर है, वहां पे केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान का मुख्य परिसर है। केंद्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान संस्थान का जो मुख्य परिसर है वो बीछवाल बीकानेर में है। कहां पे, बीछवाल बीकानेर में है। अगले प्रश्न में चलते हैं। अरबी फारसी शोध संस्थान के संस्थापक निदेशक कौन थे। अरबी फारसी शोध संस्थान कहां पे है, टोंक जिले में। तो इसके संस्थापक सदस्य कौन थे, शौकत अली, अमीर चंद, सादत अली या वजीर खान। तो अरबी फारसी शोध संस्थान के संस्थापक सदस्य थे शौकत अली साहब। कौन थे, शौकत अली साहब है, ये अरबी फारसी शोध संस्थान के संस्थापक सदस्य थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। संसद में राजस्थान के कितने सदस्य चुने जाते हैं, 25, 29, 35 या 40। तो देखो हम यहाँ पे लोकसभा की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, हम संसद की बात कर रहे हैं। तो हमें पता है लोकसभा में कितने जाते हैं,
25। राज्यसभा में कितने जाते हैं? 10। तो टोटल कितने सांसद जाएंगे? 35। और कहाँ पे जाएंगे? संसद में जाएंगे। तो संसद में कितने सांसद हो गए टोटल हो गए 35। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में मंत्रिपरिषद की किस बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में कौन करता है? यानी मंत्रिपरिषद की बैठक हो रही है और मुख्यमंत्री साहब आए हुए नहीं है, तो उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? गृह मंत्री, वित्त मंत्री, राजस्व मंत्री या मुख्यमंत्री द्वारा नाम निर्दिष्ट अन्य कोई मंत्री? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, यानी मुख्यमंत्री साहब बताएंगे कि अगर मैं नहीं रहता हूं उस समय अगर मंत्रिपरिषद की बैठक करनी है तो मैं कोई व्यक्ति को बता जाऊंगा, मैं कोई मंत्री को बता के जाऊंगा कि आप अध्यक्षता करोगे, तो वही अध्यक्षता करेगा। मतलब गृह मंत्री, वित्त मंत्री, कोई भी मंत्री हो सकता है वो, ठीक है ना। अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद विशेष रूप से मुख्यमंत्री के कार्यों से संबंधित है? 75, 163, 167 या 168? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, जो आर्टिकल 167 है वो किससे संबंधित है? वो मुख्यमंत्री साहब के कार्यों से संबंधित है ना। तो आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 167 है। कैबिनेट का एजेंडा कौन तैयार करता है? मुख्यमंत्री का सचिव, मुख्य सचिव, राज्यपाल का सचिव या मुख्यमंत्री? तो कैबिनेट का एजेंडे की बात करते हैं तो इसको कौन तैयार करता है? तो कैबिनेट का एजेंडा है वो मुख्य सचिव के द्वारा तैयार किया जाता है। और वर्तमान में राजस्थान के मुख्य सचिव कौन है? तो उषा शर्मा जी है। कौन? उषा शर्मा जी, ये राजस्थान की मुख्य सचिव है। ये राजस्थान की दूसरी महिला मुख्य सचिव है, ठीक है ना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। जोधपुर संभाग के क्षेत्रफल के 1/3 क्षेत्रफल वाला राजस्थान का कौन सा संभाग है? यानी जोधपुर संभाग बहुत बड़ा संभाग है, क्योंकि जो पश्चिमी राजस्थान के अधिकतर जिले जोधपुर संभाग में है, तो अधिकतर क्षेत्रफल तो वही घेर लेता है। तो उसका 3 हिस्से करें तो उस तीसरे हिस्से के बराबर कौन से संभाग का क्षेत्रफल होगा? उदयपुर, जयपुर, भरतपुर या कोटा? तो इसका आंसर है जोधपुर संभाग का जो 1/3 क्षेत्रफल वाला संभाग है वो है उदयपुर संभाग, ठीक है। और सर्वाधिक जिले कौन से संभाग में है? तो जोधपुर संभाग में 6 जिले हैं और उदयपुर संभाग में भी 6 जिले हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। राजस्थान में पंचायती राज का प्रवर्तन सर्वप्रथम कहां पे हुआ था? पंचायती राज की बात करते हैं तो हमारे माइंड में 2 अक्टूबर 1968 की डेट आ जाती है। जवाहरलाल नेहरू साहब ने पंचायती राज का उद्घाटन किया था पूरे भारतवर्ष में। वो भी कहां से किया? अपने राजस्थान से किया। कहां से? नागौर जिले में। गांव कौन सा? बगदड़ी गांव, ठीक है ना। तो मतलब पंचायती राज का प्रवर्तन सबसे पहले कहां से हुआ? तो नागौर से हुआ था। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जिला परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? जिला प्रमुख, जिलाधीश, लोकसभा अध्यक्ष या प्रधान? तो जिला परिषद का अध्यक्ष होता है ना, वो जिला प्रमुख कहलाता है। क्या कहते हैं? जो जिला परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो जिला प्रमुख, और जो पंचायत का अध्यक्ष होता है उसे सरपंच कहते हैं, ठीक है ना। जिला परिषद का अध्यक्ष को जिला प्रमुख कहेंगे। तारकीन का दरवाजा कहां पे? अजमेर में, गागरोन में, फतेहपुर में या नागौर में? तो इसका आंसर क्या होगा? जो तारकीन है, तारकीन, तारकीन एक भी लगाते हैं कई लोग नाम के आगे। तारकीन का दरवाजा कहां पे है? तो ये अपने नागौर जिले में। कौन से जिले में है तारकीन का दरवाजा? नागौर जिले में। तो कुछ इस प्रकार का दिखता है तारकीन का दरवाजा, है ना, ये आपके सामने है। अच्छा, तारकीन का दरवाजा नागौर जिले में, ठीक है। इसको बनवाया किसने? तो देखो, इसे इल्तुतमिश ने बनवाया था। किसने बनवाया? इल्तुतमिश ने तारकीन का दरवाजा बनवाया था। और क्यों बनवाया? तो उन्होंने हमीमुद्दीन नागौरी नाम के जो एक संत हुए हैं उनके याद में उन्होंने ये तारकीन का दरवाजा इल्तुतमिश ने बनाया था। देवयानी तीर्थ स्थल कहाँ पे? पुष्कर में, सीकर में, नाथद्वारा में या सांबर में? तो जो देवयानी तीर्थों की नानी कहते हैं ना, देवयानी, वो सांबर है। कौन सी झील है? सांबर झील को तीर्थों की नानी यानी देवयानी कहते हैं। और देखो सांबर झील के बारे में देख लेते हैं। सांबर झील में 6 नदी आके गिरती है, ठीक है। तो 4 तो आपने रट रखी है, कौन सी? खारी, खंडेला, मेंथा और रूपनगढ़। तो मेंथा, रूपनगढ़, खारी और खंडेला। अब 2 नदियों को और ध्यान दे लो। एक तो मेड़ता नदी आती है। कौन सी नदी? मेड़ता। और एक सामोद नदी आती है, ठीक है। तो एक बार फिर से याद करो, मेड़ता, सामोद, खारी, खंडेला, मेंथा और रूपनगढ़, ये 6 नदियां ये सांबर झील में गिरती है। पहली बात तो ये होगी। फिर दूसरी बात, 1990 में, कौन से साल में? 1990 में जो सांबर झील है इसे रामसर साइट घोषित किया गया था, ठीक है। तो अगला प्रश्न क्या बनता है? सांबर झील को रामसर साइट कब घोषित किया? हमारा आंसर क्या होगा? 1990 में। 1990 में सांबर झील को रामसर साइट को घोषित किया गया। अगला 2019 में
बोटुलिज्म के कारण 22,000 प्रवासी पक्षियों की मृत्यु हो गई थी। किसके कारण मृत्यु हुई थी? बोटुलिज्म के कारण मृत्यु हो गई थी। ये बात आपको याद रखनी है। और जो ये सांबर झील है इसे स्वदेश दर्शन योजना के तहत भी शामिल किया गया है। ठीक है, स्वदेश दर्शन योजना 2014-15 में शुरू हुई। किसके द्वारा शुरू की गई? पर्यटन मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई। ठीक है, सांबर झील के बारे में जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स है ये आपको अपने साथ कैरी करने, अपने माइंड में ध्यान रखने हैं। करौली नगर की नींव किसने रखी थी? अर्जुन देव ने, विनम देव ने, सोमदेव ने, करमदेव ने। तो जो करौली नगर है इसकी नींव रखी थी अर्जुन देव जी ने। किसने रखी? अर्जुन देव जी ने। वैसे करौली जिला कब बना था ये बताओ? तो करौली जिला बना था 19 जुलाई 1997 को। कब बना? 19 जुलाई 1997 को करौली जिला बना। ये राजस्थान का 32वां जिला था। इसके बाद में 33वां जिला कौन सा बना है? प्रतापगढ़ बना है। करौली नगरी का एक और राजसी नाम पहले श्री कल्याण राज जी के नाम पर कल्याणपुरी रखा गया था और 1348 में मतलब कल्याणपुर नाम से बस गई थी, लेकिन सिटी नहीं बनी थी। लेकिन जो ये धर्मपाल जी है, धर्ममणि धर्मपाल जी, इन्होंने 1644 में गद्दी पे बैठे और इन्होंने करौली नगर की नींव रखी थी। तो इसका आंसर ऑप्शन अर्जुन देव दे रखा है। ऑप्शन ए अर्जुन देव या धर्मपाल कर लो इसको एक बार। सिखाने की प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग को शिक्षा में क्या कहा जाता है? यानी सिखाने की प्रक्रिया, उसमें टेक्नोलॉजी का उपयोग करने को क्या कहते हैं? आईसीटी, आईटी, टेक्नोलॉजी या फिर नन? तो देखो जो टेक्नोलॉजी है इसको सिखाने यानी एजुकेशन में किस नाम से जानते हैं? आईसीटी के नाम से जानते हैं। आईसीटी क्या है? आईसीटी का मतलब है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज। क्या नाम है आईसीटी का? पूरा नाम क्या है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज आईसीटी का पूरा नाम है। और ये प्रोग्राम कब लॉन्च किया गया था? 2004 में लॉन्च किया गया था। जो आईसीटी प्रोग्राम है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी जिसे कहते हैं शिक्षा के क्षेत्र में, 2004 में लॉन्च किया गया। 2010 में इसमें वापस में थोड़ा एड ऑन कर दिया गया और इसे और मॉडिफाइड तरीके से लॉन्च कर दिया गया। लेकिन शुरुआती लॉन्च कब किया गया था? 2004 में से लॉन्च किया गया था। और आईसीटी की फुल फॉर्म पूछे तो क्या होगी? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होगी। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। राजस्थान सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा शाला दर्पण इंटीग्रेटेड पोर्टल का शुभारंभ कब किया गया? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी यानी 2019 में किया गया। प्रश्न क्या है? शाला दर्पण इंटीग्रेटेड पोर्टल का शुभारंभ कब किया गया? 2019 में किया गया। ठीक है, और 2019 में जून 2019 में किया गया। कब? जून 2019 में शाला दर्पण मोबाइल इंटीग्रेटेड पोर्टल का शुभारंभ किया गया। अगले प्रश्न में चलते हैं। एक 10 वर्ष का बालक जो पहले कभी स्कूल नहीं गया, स्कूल की कौन सी कक्षा में प्रवेश के योग्य है? पहली, दूसरी, तीसरी या पांचवी? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। यानी कोई बालक है 10 साल का हो गया लेकिन स्कूल नहीं गया, लेकिन कौन सी कक्षा में प्रवेश ले सकता है वो? तो वो 5वीं कक्षा में प्रवेश ले सकता है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। किस बिल के तहत नई शिक्षा नीति 2020 को जारी किया गया? आरसीईटी, सीएटीई, एनईसीबी या फिर एनएचईबी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी यानी एनएचईबी बिल के तहत, एनएचईबी बिल के तहत नई जो शिक्षा नीति है 2020 है इसे जारी किया गया था। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार स्नातक कितने वर्ष का कर दिया गया है? मतलब स्नातक करने में, स्नातक का जो कोर्स है वो कितने समय का कर दिया गया है? नॉर्मली हम 3 साल में ग्रेजुएशन करते हैं, लेकिन अब कितना कर दिया है? अब इसे कर दिया है 3 से 4 साल के मध्य। यानी कुछ कोर्सेज को 3 साल में रखा है, कुछ को 4 साल में कर दिया गया है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अधिगम के क्रम में कौन सी क्रिया बालक सबसे पहले करेगा? यानी अधिगम सीख रहा है बालक तो सबसे पहले क्या करेगा? मूल्यांकन, व्यवस्थापन, संशोधन या आत्मसात? तो सीखने की प्रक्रिया में, अधिगम की प्रक्रिया में बालक सबसे पहले ना वस्तु को आत्मसात करेगा। मूल्यांकन और संशोधन ये तो बाद की प्रक्रियाएं हो गई, तो पहले सबसे पहले तो वो चीजों को आत्मसात करेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। अभ्यास के नियम द्वारा छात्रों में विकसित होता है, अभ्यास के नियम से छात्रों में क्या विकसित होता है? कुशलता का विकास, समस्या समाधान क्षमता, बुद्धि या अंतर्दृष्टि? तो अभ्यास के द्वारा ना छात्र में कुशलता का विकास होता है। यानी जैसे आप, कुशलता का विकास कैसे होता है? जैसे आप हैं, आप लगातार प्रैक्टिस करते जाते हैं तो किसी चीज के बारे में कितने मतलब अभ्यस्त हो जाते हैं उस चीज के प्रति, फिर आपको वो चीजें सहज लगने लगती है तो आप कुशल हो जाते हो ना उसमें। तो इसका क्या मतलब होगा? तो अभ्यास के नियम से जो बच्चा होता है वो कुशल हो जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। सीखने का व्यवहारिक
सीखने का व्यवहारिक सिद्धांत द्वारा किसके द्वारा दिया गया? सीखने का व्यवहारिक सिद्धांत की बात कर रहे हैं, किसने दिया? थॉर्नडाइक ने, गार्डनर ने, कोहलर ने या हल और तोलमन ने? तो सीखने का जो संज्ञानात्मक विकास, सीखने का व्यवहारिक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो ये कोहलर साहब के द्वारा दिया गया। तो इसका आंसर क्या होगा? सीखने का व्यवहारिक सिद्धांत है वो कोहलर साहब के द्वारा दिया गया। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। ब्रूनर के अनुसार संज्ञानात्मक विकास में क्या शामिल है? ब्रूनर साहब के अनुसार जो संज्ञानात्मक विकास है उसमें क्या शामिल किया गया है? क्रियात्मक अवस्था, विलोम्यता की प्रक्रिया, अंतः प्रज्ञा काल या पूर्व प्रत्यक्षात्मक काल? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, क्रियात्मक अवस्था। ठीक है ना। ब्रूनर के अनुसार संज्ञानात्मक विकास में क्रियात्मक अवस्था सम्मिलित होगी। किसी उद्दीपक के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाले अस्थायी परिवर्तन क्या कहलाता है? किसी उद्दीपक को, मतलब लगातार वो उद्दीपक दिया जा रहा है, मोटिवेशन दिया जा रहा है, तो व्यवहार में जो अस्थायी परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? अभ्यस्तता, अधिगम, अस्थायी अधिगम या अभिप्रेरणा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, इसे अभ्यस्तता कहेंगे। क्या कहेंगे? अभ्यस्तता। निम्न में से कौन सी अधिगम की सर्वाधिक प्रभावशाली विधि है? सबसे बेस्ट विधि कौन सी है अधिगम की? करके सीखना, व्याख्यान, रटकर सीखना या कंप्यूटर द्वारा सीखना? तो देखो, अधिगम की सबसे बेस्ट विधि है ना वो करके सीखना। कोई व्यक्ति खुद करके देख रहा है, प्रैक्टिकल करके देख रहा है, तो वो कभी नहीं भूलेगा, वो चीजें उसके व्यवहार में आ जाएगी। तो वो करके सीखना किसी चीज को सिखाने की सबसे बेस्ट विधि है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंग्रेजी भाषा का मोटिवेशन शब्द है, ये लैटिन शब्द से बना है। कौन से लैटिन शब्द से बना है? मोवेर, मोव, मोटिव या मूवर्स? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, यानी मोवेर से बना है। मोटिव शब्द किससे बना है? मोटिवेशन शब्द है ना, मोटिवेशन। आप अक्सर मोटिवेशन वीडियो देखते हो अपने आप को मोटिवेट करने के लिए, लेकिन आपको तो एक ही मोटिवेशन, लक्ष्य एक होना चाहिए और उस लक्ष्य के पीछे मतलब हाथ धो के पीछे पड़ जाना चाहिए लक्ष्य प्राप्ति के लिए। मोटिवेशन खुद ही आ जाता है अंदर से। तो जो मोटिवेशन शब्द कहाँ से भी आया है? ये मोवेर से आया है, MOVERE। ठीक है ना, इससे आया है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्न में से अभिप्रेरणा का मूल तत्व नहीं है, मतलब अभिप्रेरणा के लिए क्या चीज आवश्यक नहीं है? आवश्यकता, प्रणोद, उपलब्धि या प्रोत्साहन? तो अभिप्रेरणा के लिए उपलब्धि आवश्यक नहीं है। आवश्यकता, प्रणोद और प्रोत्साहन तो अभिप्रेरणा का मूल तत्व है, लेकिन उपलब्धि से संबंधित नहीं है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था? मन ने, शेल्डन ने, हिप्पोक्रेटस ने या केटल ने? तो व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण है ना, ये हिप्पोक्रेटस ने प्रस्तुत किया था। किसने प्रस्तुत किया? हिप्पोक्रेटस ने प्रस्तुत किया। कौन सा व्यक्तित्व मापन की मनोविश्लेषणात्मक विधि नहीं है? हम बात कर रहे हैं मनोविश्लेषणात्मक विधि की। हमें ये नहीं बताना कौन सी है, हमें ये बताना कौन सी नहीं है। तो मुक्त साहचर्य, साक्षात्कार, शब्द साहचर्य या स्वप्न विश्लेषण? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जो साक्षात्कार है वो मनोविश्लेषणात्मक विधि नहीं है। बाकी मुक्त साहचर्य, शब्द साहचर्य और स्वप्न विश्लेषण ये मनोविश्लेषणात्मक विधि की, व्यक्तित्व मापन की मनोविश्लेषणात्मक विधियां है। डीपीआई का फुल फॉर्म क्या है? डीपीआई, जब आप डॉट पर इंच, प्रति यूनिट पर मुद्रित डॉट, प्रति वर्ग डॉट, या फिर कोई नहीं, तो डीपीआई क्या होता है? जब आप प्रिंट निकालते हो तो आपका प्रिंट अच्छा आया कि नहीं आया कैसे डिसाइड करोगे? तो आप डीपीआई के माध्यम से करते हो, डॉट पर इंच के माध्यम से। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, डॉट पर इंच डीपीआई की फुल फॉर्म है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है? लाइनेक्स, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, यूनिक्स और विंडोज? तो देखो, लाइनेक्स, यूनिक्स और विंडोज ये तो ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है? ये तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। MS वर्ड हो गया, MS एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, ये क्या है? ये तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम थोड़ी है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? जो आपको कंप्यूटर को रन करने के लिए आवश्यक होता है। जब आप कंप्यूटर को शुरुआत करते हो, बूट करते हो, तो जो प्रोसीजर होती है वो कौन से सॉफ्टवेयर के माध्यम से होती है? वो ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से होती है। यानी आपके कंप्यूटर को ऑन करने के लिए जो सॉफ्टवेयर चाहिए ना, वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है ना। तो लाइनेक्स, यूनिक्स और विंडोज, इनमें से आप कोई भी यूज कर सकते हो। ज्यादातर कौन सा यूज करते हैं? जैसे मैं अपने पीसी में विंडोज यूज करता हूं, तो विंडोज क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है? तो इसमें जो पावर पॉइंट, जो स्लाइड्स आपको दिख रही है वो पावर पॉइंट में बनाई गई है, तो वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, लेकिन वो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर नहीं है। तो हमें पूछा था कौन सा ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर नहीं है, तो इसका आंसर होगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। यह फोल्डर आपके द्वारा डिलीट की गई फाइल और फोल्डर को स्टोर करता है। यानी आपके पीसी में कोई फाइल थी, आपने उसको डिलीट कर दी, डिलीट होके वो कहाँ जाएगी? इनबॉक्स में, रिसाइकल बीन में, फोल्डर में, या कोई नहीं। तो देखो, कोई फाइल डिलीट करने के बाद में कहाँ जाती है? वो रिसाइकल बीन में जाती है। ठीक है ना। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा।
कंप्यूटर को बूट करने का क्या अभिप्राय है, यानी कंप्यूटर को बूट करते हो तो इसका क्या तात्पर्य होता है। कंप्यूटर स्टैंड बाय मोड, कंप्यूटर शटडाउन, इंटरनेट एक्सप्लोरर या कंप्यूटर स्टार्ट करना। तो बूट करने का तात्पर्य होता है कंप्यूटर को स्टार्ट करना। बूटिंग मैंने पहले भी उपयोग किया ना, जब मैंने कहा कि ऑपरेटिंग सिस्टम को जब आप कंप्यूटर को बूटिंग करने के लिए चाहिए होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ऑपरेटिंग बूट का मतलब होता है कंप्यूटर को स्टार्ट करना। अब अगले प्रश्न में चलते हैं और आज के वीडियो पे अंतिम प्रश्न पे, इंटरनेट पे भेजी गई सूचनाओं को किस प्रकार के टुकड़ों में विभाजित किया जाता है। पीपीपी, पैकेट, पावर मैसेंजर या छोटे मैसेंजर। तो कोई भी इंफॉर्मेशन आप इंटरनेट पे भेज रहे हो तो उसे हम पैकेट्स में बांटेंगे और पैकेट्स में वो इंटरनेट पे चली जाएगी, ठीक है ना, अपलोड हो जाएगी। और इंटरनेट से आप फाइल अपने पीसी में डाउनलोड, अपने मतलब मोबाइल पीसी किसी भी डिवाइस में इंस्टॉल करते हो तो उसे क्या कहते हैं, डाउनलोडिंग। और आप अपने डिवाइस से कोई फाइल कुछ भी मतलब इंटरनेट पे अपलोड करते हो तो उसे कहते हैं अपलोडिंग, ठीक है। तो इस प्रकार हमने पेपर नंबर 8 का पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है। ये सभी के लिए उपयोगी है, चाहे आप रीट लेवल 1 से संबंधित हो, लेवल 2 से संबंधित हो, आप लेवल 2 के कोई से भी सब्जेक्ट से संबंधित हो, ये आप सभी के लिए समान रूप से उपयोगी है। उम्मीद है आपको हमारी ये सीरीज पसंद आ रही है। अगर पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हो, सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू, लगातार पढ़ते रहो।